राम राम भाई। इस वीडियो में जो है हम दोष वृद्धि की भिन्न अवस्थाओं के बारे में जानेंगे जो कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार है। दोष वृद्धि की आचार्य सुश्रुत के अनुसार 6 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहली है संचय, दूसरी है प्रकोप, तीसरी है प्रसर, चौथी है स्थान संश्रय, पांचवी है व्यक्त व छठी है भेद। ये चीजें बताने से पूर्व मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं जिससे आपको वीडियो समझने में आसानी हो। सबसे पहली बात यह है कि जब किसी दोष की वृद्धि स्व स्थान पर होती है, स्व स्थान मतलब अपने स्थान पर, दोषों के स्थान विभाजित हैं आचार्यों के अनुसार। अधो स्थान वात का है, मध्य स्थान यानी नाभि और हृदय के बीच में पित्त का वास है, व हृदय के ऊपर कफ का स्थान बताया गया है। जब दोषों का स्व स्थान अपने स्थान पर वृद्धि को प्राप्त होना होता है तो उसे चय कहा जाता है। वहीं पर यदि दोष स्व स्थान के अलावा किसी और स्थान पर वृद्धि को प्राप्त करता है तो उस अवस्था में उसे अचय कहा जाता है। ये सिर्फ 2 शब्द हैं जिनको बताने के लिए मैंने आपको ये जो है समझाया। इसके अलावा कोई भी दोष या कोई भी वस्तु हमारे शरीर में स्रोतसों के द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन करती है, जाती है। हमारे शरीर में जिस रास्ते से कोई भी चीज एक स्थान से दूसरे स्थान में जाती है उसे स्रोतस कहा जाता है। वह हमारे शरीर में सभी चीजें इंक्लूडिंग दोष स्रोतसों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन करती है। वो पैसेज, वो रास्ता स्रोतस कहा जाता है। इन चीजों की जरूरत तुम्हें अब इस वीडियो में पड़ेगी। तो आचार्य सुश्रुत ने जो है मुख्य रूप से दोष वृद्धि की 6 अवस्थाओं के बारे में बताया है। पहली है संचय, दूसरी है प्रकोप, तीसरी है प्रसर, चौथी है स्थान संश्रय, पांचवी है व्यक्त अवस्था व छठी है भेद अवस्था। इन अवस्थाओं में जितनी जल्दी चिकित्सा हो जाए, रोग को शांत करना उतना ही सरल हो जाता है। यदि पूर्व अवस्था में यानी कि शुरुआती अवस्था में ही रोग की चिकित्सा हो जाए, दोष की चिकित्सा हो जाए, दोष का संशमन हो जाए, संशोधन हो जाए, दोष का इलाज हो जाए, दोष को प्रशमन कर दिया जाए, तो आगे की अवस्थाएं नहीं आती। वह शुरुआती अवस्थाओं में किसी भी दोष को, किसी भी रोग को शांत करना मुकाबले बाद में जब वह रोग पुराना हो जाए आसान होता है। तो इसी प्रकार यदि संचय में जो है दोषों को प्रशमित कर दिया जाए, शमन कर दिया जाए, संशोधित कर दिया जाए, तो जो है आगे प्रकोप, प्रसर आदि अवस्थाएं दोष की नहीं आती। दोष अगली अवस्थाओं में नहीं जाता क्योंकि वो पूर्व ही चिकित्सा को प्राप्त हो, शरीर को संतुलित हो चुका है। सबसे पहली अवस्था संचय है। संचय अवस्था को चिकित्सा का प्रथम अवसर कहा जाता है। यह चिकित्सा का पहला काल है जब आप चिकित्सा कर सकते हैं। अनुकूल परिस्थिति में स्वस्थान पर जब दोष वृद्धि को प्राप्त करते हैं तो उस अवस्था को संचय अवस्था कहा जाता है। यानी कि अनुकूल अवस्था, अनुकूल परिस्थिति यानी फेवरेबल कंडीशन में जब दोष स्वस्थान अपने स्थान पर वृद्धि को प्राप्त होते हैं, बढ़ते हैं, तो उसे संचय कहा जाता है। इसका कोई प्रमाण नहीं होता, इसको आप मेजर नहीं कर सकते। किसी यूनिट के बेसिस पे आप इसको मेजर नहीं कर पाएंगे कि 1 किलोवाट बढ़ गया या 2 किलोवाट बढ़ गया। इसको मापने का तरीका मात्र प्रसन्न व लघु शरीर है। यदि मन प्रसन्न है, शरीर लघु है, तो व्यक्ति स्वस्थ है। यदि इनमें बदलाव आ रहा है किसी भी प्रकार का, तो व्यक्ति के शरीर में किसी न किसी दोष का संचय हो रहा है। इसका अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण में जब वात संचय होता है तो कोष्ठ में भारीपन आता है, त्वचा, नेत्र व हमारे नाखून पीले पड़ जाती है, मंदाग्नि हो जाती है। मंदाग्नि होने से भोजन का सही प्रकार से पाक ना होकर आम उत्पत्ति होना, स्रोतसों का अवरोध हो जाना, क्योंकि आम उत्पत्ति होने के बाद स्रोतसों का अवरोध होता है जिससे शरीर में भारीपन आता है, अंगों में भारीपन आता है, वह आलस्य की उत्पत्ति होती है। वात संचय होने से आलस्य कैसे आया यह बताने के लिए मैंने आपको इतना एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे।
जिन कारणों से संचय हुआ है, हमारा शरीर उनके प्रति अरुचि व्यक्त करता है, अप्रीति व्यक्त करता है, उनके प्रति द्वेष रखता है, उन चीजों से बचने की कोशिश करता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति लगातार रुक्ष आहार खा रहा है व उसके शरीर में वात संचित हो जाता है, तो उसको रुक्ष आहार से अप्रीति हो जाती है। वो फिर स्वतः कहता है कि भाई मुझे जो है थोड़ा तरी वाली सब्जी लो, मैं सूखा खाना नहीं खाना चाहता। उसी प्रकार विशेष दोष जो संचय को प्राप्त हुआ के विपरीत गुण वाले आहार विहार की शरीर इच्छा व्यक्त करता है। वात का संशोधन बस्ती के द्वारा, पित्त का संशोधन विरेचन के द्वारा व कफ का संशोधन वमन के द्वारा किया जाता है। ऊर्ध्व स्थान कफ का है, जिसके लिए कफ को शांत करने के लिए वमन है। अधो स्थान जो है पित्त का है, जिसके लिए विरेचन है। वह हमारे पक्वाशय में क्योंकि वात का स्थान है, तो उसके लिए बस्ती का चयन किया गया है इनके संशोधन में। दूसरी अवस्था होती है प्रकोप अवस्था। प्रकोप अवस्था चिकित्सा का दूसरा अवसर होता है। यह चिकित्सा का दूसरा काल है। यदि आप संचय अवस्था में चिकित्सा नहीं कर पाए या चिकित्सा समय पर नहीं ले पाए, तो प्रकोप अवस्था में आप यदि चिकित्सा ले लेते हैं तो रोग आगे नहीं बढ़ेगा, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्त, भेद आदि की तरफ नहीं जाएगा। प्रकोप अवस्था में जिस प्रकार तालाब में जल का अधिक संचय होने पर तालाब का जल अपनी सीमाओं को लांघ बाहर निकलने के लिए तत्पर होता है, उसी प्रकार स्व स्थान पर संचय को प्राप्त होते हुए दोष लगातार वही आहार विहार जिससे वह दोष वृद्धि को प्राप्त हो रहा है मिलने पर स्व स्थान पर अपनी सीमाओं को लांघ दूसरे स्थानों की तरफ गमन करने हेतु तत्पर हो जाते हैं और इसी अवस्था को प्रकोप अवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। उदाहरण के लिए वात प्रकोप में शरीर में सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है। हमारे कोष्ठ में वायु संचारण हमें प्रतीत होता है, वायु का बार बार घूमना। पित्त प्रकोप में हमें खट्टी डकारें आती हैं और प्यास लगना, शरीर में इन्फ्लेमेशन होना, दहा होना जो है इसके लक्षण है। और यदि हमारे शरीर में कफ प्रकोप होता है तो प्रसर अवस्था जो है चिकित्सा का तृतीय अवसर है। इसमें यदि चिकित्सा रोगी को प्राप्त हो जाती है तो दोष वृद्धि अगली अवस्थाएं जैसे कि स्थान संश्रय, व्यक्त अवस्था या भेद अवस्था की तरफ नहीं जाती, वहीं रुक जाती है, वह रोग उत्पत्ति नहीं होती है। प्रसर अवस्था में मुख्य रूप से स्व स्थान पर लगातार सेम आहार विहार मिलने से जो दोष स्व स्थान की सीमाओं को लांघ दूसरे स्थानों में, दूसरी जगहों पर जाने के लिए तत्पर हो रहा था, वो अपने स्व स्थान को, अपनी सीमा को लांघ देता है। वह स्रोतसों से होता हुआ सर्वत्र शरीर में फैलने लगता है, शरीर में दूसरे स्थानों पर जाने लगता है। दोषों को प्रकोपित करने वाले कारणों का प्रकोप अवस्था में सेवन करना, जिससे वो और अधिक तीव्रता से वृद्धि को प्राप्त हो, प्रसर अवस्था में पहुंच जाते हैं। स्व स्थान को त्याग कर दूसरे स्थानों में गमन करते हैं, जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से चेतना रहित वायु, जो कि स्वयं बेशक सम अवस्था में है, परंतु चेतना रहित होने से, खुद उसको ना पता होने से, वो इनको स्व स्थान से दूसरों के स्थानों में लेकर जाती है। क्योंकि आपने एक श्लोक सुना होगा, पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवो मल धात्वा वायु न यत्र नियंते तत्र। तो इसमें शरीर के सभी भाव वायु को छोड़ के जो है पंगु है, स्वयं गतिहीन है, खुद गति नहीं कर सकते। बस शरीर में किसी भी प्रकार की गति के पीछे जो कारण है वो वात है। यानी कि चेतना रहित वायु किसी भी दोष धातु के इधर से उधर जाने में सहायक होती है। तो जो दोष स्व स्थान पर वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे, संचित हो रहे थे, संचित होकर प्रकोप अवस्था में आ गए थे, स्व स्थान को त्यागने के लिए तैयार थे, वो अब चेतना रहित वायु की सहायता से स्रोतसों से होते हुए सर्वत्र शरीर में फैलने लगते हैं और इसी को प्रसर अवस्था कहा जाता है।
दोषों के प्रसर अवस्था जो है 15 प्रकार की होती है। इसको मुख्य रूप से आप ऐसे समझ लो कि वात, पित्त, कफ, रक्त, व उसके बाद इन चारों के 2-2 के भेद बनाना, उसके बाद 3-3 के भेद बनाना, फिर लास्ट में एक भेद बनेगा चारों का, और टोटल मिला के 15 हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। जब हमारे शरीर में वात प्रसर करता है, स्व स्थान को त्याग कर अन्य स्थानों की ओर गमन करता है, तो हमारे पेट में गुड़गुड़ की आवाज होने लगती है। जब पित्त हमारे शरीर में स्व स्थान को त्याग कर अन्य स्थानों में गमन करता है, तो शरीर का ताप बढ़ता है, उष्णता बढ़ती है, शरीर में दाह उत्पन्न होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, और जब वह रोगी, वह व्यक्ति जिसके शरीर में पित्त का प्रसर हो रहा है, डकार लेता है, तो उसके मुंह से धुआं निकलता है। वहीं यदि मैं कफ के प्रसर होने की बात करूं, तो जब कफ स्व स्थान को त्याग कर अन्य स्थानों में गमन करता है, तो वह हमारे शरीर में अरुचि को उत्पन्न करता है। कफ जब अपने स्थान पर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वह दूसरे स्थानों की ओर गमन करता है, तो वह स्वतः ही हमारी जठर अग्नि को मंद कर देता है। जठर अग्नि मंद पड़ने से हमारे शरीर में अपच उत्पन्न होती है, हमारे शरीर में अंगों में थकावट महसूस होती है, वह हमारा जी मिचलाता है, हमें उल्टी आने जैसी प्रवृत्ति होती है, उल्टी आने का सा जी करता है, और इसके अलावा हमारे मुंह में अत्यधिक लार उत्पन्न होती है। चौथा है स्थान संश्रय। स्थान संश्रय चिकित्सा का चौथा काल है, चौथा अवसर है। स्थान संश्रय में स्व स्थान से निकले हुए दोष जो शरीर में प्रसर कर रहे हैं, खाली स्थान पाकर वहां पर आश्रय लेते हैं, वह अपने संपर्क में आने वाली धातुओं को, दूषियों को दूषित करते हैं, और यहीं पर सबसे पहले दोष और धातु जो है एक साथ मिलती हैं, जिससे रोग उत्पत्ति होने लगती है। स्रोतसों में गमन कर रहे वात, पित्त, कफ जो कि दोष हैं, जब खाली स्थान को पाते हैं तो वहां रुककर धातु को दूषित कर व्याधि को उत्पन्न करते हैं। इसी को स्थान संश्रय कहा जाता है। इस अवस्था में दोष और दूष्य का संयोग होता है। इसी में पूर्व रूप लक्षण दिखाई देते हैं। पूर्व रूप को स्थान संश्रय का लक्षण माना गया है। स्थान संश्रय किए हुए दोष होने वाली व्याधि का लक्षण प्रदर्शित करते हैं, जिसे पूर्व रूप कहते हैं। स्थान संश्रय किए हुए दोष होने वाली व्याधि का लक्षण प्रदर्शित करते हैं, जिसे पूर्व रूप कहते हैं। गतिमान दोष अनुकूल स्थान पाकर, खाली स्थान पाकर आश्रय लेते हैं, वह रोगों को उत्पन्न करते हैं। वह पूर्व रूप हमें दृष्टिगत होते हैं, दिखते हैं कि इस व्यक्ति में अब पूर्व रूप दिखने लगे, जिन्हें प्री सिम्टम्स आप कह सकते हो। इसके बाद पांचवा है व्यक्त अवस्था। व्यक्त अवस्था चिकित्सा का पांचवा अवसर है। वह इसमें व्याधि जो है अपने आप को व्यक्त कर देती है। जो व्याधि अब तक आप नहीं पहचान पा रहे थे, भाई स्थान संश्रय में जो वात, पित्त, कफ हैं, उनकी वृद्धि तो दिख रही है, उनकी वृद्धि दिख रही है, उनके लक्षण दिख रहे हैं, शरीर में रुक्षता का दिखना या कुछ भी दिखना, इससे ये तो पता चलता है पूर्व रूप में कि हमें कि भाई जो दोष है वो कौन सा प्रकोपित हुआ है। परंतु यदि हम सिर्फ वात की बात करें तो वात अकेला ही 80 प्रकार के रोग करता है, पर जिसकी वजह से पूर्व रूप में हम व्याधि को नाम नहीं दे पाते, क्योंकि वात वृद्धि हो रही है ये तो हम देख पा रहे हैं उसके शरीर में उत्पन्न होते हुए लक्षणों को देखकर, परंतु वात अकेला ही 80 प्रकार के रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, जिस कारण हम सिर्फ वात के लक्षणों को देखकर, वात के वृद्धि के लक्षणों को देखकर किसी पर्टिकुलर बीमारी का नाम उसको नहीं दे पाते। इसीलिए इसे पूर्व रूप कहा गया है। इसमें हमें दोष का पता चल जाता है कि कौन सा प्रकोपित है। वहीं व्यक्त अवस्था में जो है व्याधि जो है अपने व्यक्त रूप में आ जाती है। हमें पता चल जाता है कि हाँ, इस व्यक्ति को वात वृद्धि से ये वाली व्याधि हो गई है, व इसके बाद जो है हम उस व्याधि को लक्ष्य बना चिकित्सा करते हैं। इस अवस्था में व्याधि के प्रमुख लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। किसी एक पर्टिकुलर व्याधि के जो प्रमुख लक्षण होते हैं, जिनको देखकर उस व्याधि का नाम कहा जा सकता है, वो उत्पन्न हो जाते हैं। जब वे लक्षण हमें दिख जाते हैं तो हम उस पर्टिकुलर व्याधि को जो है संबोधित करते हैं कि इसको
जो है ये वाली व्याधि हो गई है। इसके अलावा इस अवस्था में हम व्याधि का निर्णय करते हैं, ये आप समझ ही गए। दोष जब तक विषम अवस्था में रहते हुए लक्षण व्यक्त करते हैं, दोष जब तक विषम अवस्था में रहते हुए लक्षण व्यक्त करते हैं, वह जिनको देखकर आप उन्हें किसी एक विशेष रोग का नाम नहीं दे सकते जो कि संचय, प्रकोप, प्रसर व स्थान संश्रय में हुआ, तब तक आप उन्हें विकार कहेंगे, ना कि रोग। जब तक आप किसी एक निष्कर्ष पर ना पहुंच पाए, जब तक आप किसी रोग को उसके लक्षणों के आधार पर नाम न दे पाए, तब तक आप उन्हें विकार कहेंगे, जो कि पूर्व 4 अवस्थाओं में रहे, जैसे कि संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय। इसमें आप किसी एक रोग को नाम नहीं दे पाए, क्योंकि इसमें लक्षण तो व्यक्त हो गए थे स्थान संश्रय तक, परंतु उसमें भी यहां आपको यह दिखा था कि भाई ये वाला दोष जो है बढ़ गया है, परंतु वो अकेला दोष ही, यदि पित्त भी होगा तो 40 प्रकार के रोग करेगा, कफ भी होगा तो 20 प्रकार के रोग होगा, जिसकी वजह से आप जो है उसको नाम नहीं दे पा रहे थे। परंतु व्यक्त अवस्था जब आई तो वो जो दोष है वो इतना प्रकोपित हो गया कि उसने उस विशेष व्याधि जो कि उसको उत्पन्न हुई है के लक्षण उसने व्यक्त कर दिए, और उन लक्षणों को देखकर हम उस पर्टिकुलर व्याधि को संबोधित कर पाए कि इस इंसान को ये वाली व्याधि हो गई है। स्थान संश्रय में अव्यक्त लक्षणों वाला दोष इस अवस्था में स्पष्ट हो जाता है, जिसके आधार पर हम उसे नाम दे पाते हैं। इसीलिए इस अवस्था को रूप भी कहा जाता है। इससे पहले वाली अवस्था को पूर्व रूप कहा जाता था, क्योंकि वहां पर हम किसी रोग को नाम नहीं दे पा रहे थे। यहां हम नाम दे पा रहे हैं तो इसे रूप कहा जाता है। आखिरी अवस्था भेद अवस्था कहलाती है। दोष वृद्धि व चिकित्सा का अंतिम अवसर जो है भेद अवस्था है। इस अवस्था में रोग का प्रतिकार ना करने पर, रोग की चिकित्सा ना करने पर रोग असाध्य अवस्था को प्राप्त होता है। दीर्घ काल से चिकित्सा ना मिलने पर रोग भेद अवस्था को प्राप्त करता है व इसमें चिकित्सा अत्यंत कठिन हो जाती है। अब व्यक्त अवस्था और भेद अवस्था में क्या अंतर है, इसके बारे में यदि आप सोच रहे हैं तो व्यक्त अवस्था एक्यूट डिसीज है और वहीं भेद अवस्था जो है क्रोनिक डिजीज है। और यदि यहां पर भी इलाज नहीं मिलता तो वो जो बीमारी है वो असाध्य हो जाती है, जिसका इलाज संभव नहीं होता। क्रियाकाल की उपयोगिता की यदि मैं बात करूं तो यह चिकित्सा करने का अवसर माना जाता है। यदि पूर्व अवस्था में ही दोषों को खत्म कर दिया जाए, दोषों को शांत कर दिया जाए, तो उत्तर अवस्थाएं नहीं आती। जैसे कि यदि संचय, प्रकोप में ही दोषों को शांत कर दिया जाए तो प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्त, भेद आदि अवस्थाएं नहीं आती। वह संप्राप्ति पूरी ना बन पाने के कारण शरीर में रोग की उत्पत्ति नहीं होती। भाई जब बीमारी जो है कैसे बनी, बीमारी ऐसे बनी, दोष संचित हुआ, फिर प्रकोप पे आ गया, स्वस्थान को त्यागने के लिए तत्पर था, उसके बाद तब भी तुम आहार विहार वही करते रहे जिससे वो दोष प्रकोपित हो, तो वो प्रसर अवस्था में चला गया, स्रोतसों से जो है सर्वत्र शरीर में घूमने लगा। उसके बाद उसको जहां जहां अपने अनुकूल जगह मिली वहां वहां वो रुक कर वो जिस जिस धातु के संपर्क में आया उस धातु को दूषित किया, वहां पर जो है दोष और दूष्य का मिलन हुआ और यहीं पर जो है स्थान संश्रय हो गया। स्थान संश्रय होने के बाद जो है आपका व्यक्त अवस्था आई। ठीक है, तो यहां पर जो है पूरी जो अगर आप चैन देखोगे तो संचय से शुरू होकर भेद अवस्था तक जाती है। यदि आप बीच में ही संचय में या प्रकोप में, प्रसर में चिकित्सा कर देते हैं तो संप्राप्ति पूरी नहीं बन पाएगी, मतलब कि जो पर्टिकुलर रोग है वो पूरा नहीं बन पाएगा, आपके शरीर में रोग उत्पन्न नहीं होगा। जैसे जैसे कोई दोष उत्तर अवस्थाओं को पाता है, उत्तर अवस्थाओं में जाता है, बाद की अवस्था में जाता है, जैसे कि यदि संचय में जो है आसान है इलाज करना मुकाबले प्रकोप के, प्रकोप में आसान है इलाज करना मुकाबले प्रसर के, प्रसर में भी आसान है इलाज करना मुकाबले स्थान संश्रय के, स्थान संश्रय में भी आसान है इलाज करना मुकाबले व्यक्त अवस्था के, और व्यक्त अवस्था में भी यदि इलाज कर दिया जाए तो प्रकोप अवस्था को नहीं पाएगा रोग, जिसके कारण व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। परंतु यदि भेद अवस्था को जाता है, भेद अवस्था जाने के बाद वह रोग असाध्य को प्राप्त होता है यदि चिकित्सा उसे सही प्रकार से व एक श्रेष्ठ वैद्य के द्वारा ना मिले। तो उम्मीद करता हूं क्रियाकाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा और मैंने अपना एक छोटा सा प्रयास किया है आपको समझाने का, और जरूरी क्वेश्चन है ये एक।
क्रिया शरीर की दृष्टि से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान पशु।